could be last question here. Take the reluctance of a ring. If the radius is doubled, find the reluctance of the ring. काम करते हैं the solution. बेटा वॉइस की कुछ मैं देख लेता हूँ, माइक कौन सा है, चेंज करते हैं। बेटा एक रिंग बनाते हैं, बेटा इसको ग्रिड्स में काट देते हैं, इसको बहुत सारे ग्रिड्स में काट देते हैं। बेटे फर्स्ट लेते हैं और ये लास्ट ग्रिड लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये कोई भी केथ ग्रिड ले लेते हैं, ये कोई भी एक केथ ग्रिड ले लेते हैं, ये कोई भी केथ ग्रिड ले लेते हैं। तो बेटा जब हमें फ्लक्स निकालना है सिर्फ इंडक्टर्स के लिए, हम क्या करेंगे, इसमें करंट आई डालेंगे, इसमें करंट आई डालेंगे, इसमें करंट आई डालेंगे। माइक ऑफ करना पड़ेगा। गड़बड़ कर दी मैंने, ठीक कर दूंगा इसको। बेटे की रिंग बनाते हैं, यहाँ पे इसमें ग्रिड्स काट लेते हैं छोटी छोटी, इसमें ग्रिड्स काट लेते हैं छोटी छोटी। तो हमें क्या करना है, इसमें फ्लक्स निकालने के लिए, हम एक छोटी सी केथ ग्रिड लेते हैं, केथ ग्रिड में फ्लक्स आएगा, B डॉट ds। तो यहाँ पे करंट आई है, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, इसकी वजह से ये डिस्टेंस लेते हैं r, इसकी वजह से ये डिस्टेंस लेते हैं r। तो इस ग्रिड पे जब वहां पे जो फील्ड आएगी वो आएगी μ0/4 पाई I dl, इसका मतलब लेते हैं dl के डॉट r वेक्टर में r क्यूब इनटू ds। अब ये मैंने नंबर ऑफ ग्रिड्स कर ली है, ज्यादा क्लियरली आप इसको स्केल रूप बना के कर लेना, या रेक्टेंगल रूप बना के कर लेना, ज्यादा बढ़िया दिखाई देगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ग्रिड्स n बाय n नहीं दिखाएगी। वीडियो फर्स्ट ग्रिड, सेकंड ग्रिड, थर्ड ग्रिड, फोर्थ ग्रिड, छोटे-छोटे ग्रिड्स आएंगे, छोटे-छोटे एलिमेंट्स, एरिया के एलिमेंट्स आएंगे। तो बेटा इस केथ में इतना आएगा, इस केथ में इतना आएगा। तो अब मुझे फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्लक्स क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, यानी कि फ्लक्स इन फर्स्ट प्लस फ्लक्स इन सेकंड प्लस फ्लक्स इन सेकंड प्लस फ्लक्स इन थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ करके इसका से आएगा। तो अब एक काम करते हैं, इसमें फ्लक्स कितना आ जाएगा, तो फ्लक्स की टर्म्स कितनी आएगी, d∅1 + d∅2 d∅. अब एक काम करते हैं, रेडियस को डबल कर देते हैं, एरिया हो जाएगा 4 टाइम्स। तो अगर हम रेडियस को डबल करते हैं बेटा, तो एक बार देखिएगा, अगर हम रेडियस को डबल कर देते हैं, फिर से इतने खाने काटते हैं, जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, इसकी जगह स्केल रूट एक लेता हूँ, उसमें ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा, स्केल रूट लेता हूँ, उसमें ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। तो यहाँ पे इसको n बाय तो ये फर्स्ट है और ये n है, 1 2 3 4 बेटा m बाय m काटते हैं, तो n कितना आएगा, m स्केल, इसको काटते हैं, m सेक्शन इधर और n सेक्शन इधर। तो किसी भी एक में इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेट फील्ड निकाल लेते हैं, इसका साइज करते हैं डबल, तो मैग्नीफाइड हो जाएगा बेटा, हर डायरेक्शन में ट्वाइस से आएगा,
तो अगर इसका रेडियस डबल करते हैं या इसकी साइड डबल करते हैं, उसका रेडियस डबल करते हैं या इसकी साइड डबल करते हैं, उसका मतलब मैग्निफिकेशन है हर साइड में 2। तो इसका मतलब बेटा ये एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, अगर साइड्स डबल करते हैं एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, एरिया 4 टाइम्स आएगा। तो अब इसमें अगर m एलिमेंट्स हैं, इसमें अगर m एलिमेंट्स हैं तो n m स्क्वायर है, इसमें भी उतने एलिमेंट्स काटिए, इसमें भी उतने एलिमेंट्स काटिए, इसमें भी उतने एलिमेंट्स काटिए, ताकि नंबर ऑफ सेक्शंस यहाँ पे बराबर रहे। तो यहाँ पे क्या आएगा, हर सेक्शन का एरिया डबल हो जाएगा, हर सेक्शन का एरिया डबल हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पे मैग्नीफिकेशन निकाले थे बिल्कुल उसी को देखिए, ये डिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। तो मैग्नीफिकेशन डबल करने का मतलब, एरिया डबल करने का मतलब मैग्नीफिकेशन डबल हो जाएगी। तो इस साइड भी डबल, इस साइड भी डबल, तो ये सारे डिस्टेंस डबल हो जाएंगे, ये सारे डिस्टेंस डबल हो जाएंगे। करंट को सिर्फ रखिएगा, ये सारे डिस्टेंस डबल हो जाएंगे। अगर सारे डिस्टेंस डबल हो जाते हैं, अगर सारे डिस्टेंस डबल हो जाते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं बेटा ये डीएल भी वायर के एलिमेंट्स उतने काटेगा, वायर के एलिमेंट्स भी उतने ही काटेगा, वायर के एलिमेंट्स भी उतने ही काटेगा। तो बेटा ये देखना डीएल डबल हो जाएगा, ये आर डबल हो जाएगा, ये आर क्यूब भी डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 1/2 टाइम्स, एरिया कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, एरिया कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगी उतनी, नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगी उतनी। तो नंबर ऑफ टर्न्स बेटा इसमें जितनी टर्म्स है इसमें उतनी टर्म्स रखनी है, क्योंकि हमें, तो इसको हम क्या कर लेंगे, साइड को डबल करने का मतलब पूरा इसको मैग्नीफाई कर देंगे डबल, तो सारी चीजें डबल हो जाएगी, करंट सेम रखेंगे, करंट सेम रखेंगे। तो फ्लक्स कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे डीएल डबल हो जाएगा, ये डीएल डबल हो जाएगा, क्योंकि हर चीज हम सेक्शन पे रखेंगे। बस रेडियस डबल करने का मतलब आप और कुछ मत कीजिए, मैग्नीफाई बाय 2, मैग्नीफाई बाय 2, ये डबल हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। तो 4/8 1/2 इनटू ये डबल हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, एरिया कितना टाइम्स होगा 4 टाइम्स होगा। तो एरिया कितना टाइम्स होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये देता हूँ डीएल, ये सेक्शंस काट देता हूँ, ये सेक्शन काट देता हूँ, ये सेक्शंस काट देता हूँ यहाँ पे। तो बेटा कोई भी एक सेक्शन लेता हूँ, कोई भी एक सेक्शन लेता हूँ, इसमें लेता हूँ मैग्नीफिकेशन बी के, ये लाएगी लेंस आर के, ये लेट आएगी डी के। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा d∅1 प्लस d∅2 till d∅n, this will be equal to sigma of mu 0 by 4 pi I dl cross rk, dl k cross rk by rk cube dot dsk 1 to n if radius is doubled. Simplified linear magnification is 2 in all directions, in all. तो ऑप्टिक्स की तरफ देखेंगे तो हर जगह मैग्निफिकेशन डबल आएगी, तो नंबर ऑफ सेक्शन सेम रहेंगे, तो हर चीज की साइड डबल हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ सेक्शन अगर हम सेक्शन 2 से के रखेंगे तो नंबर ऑफ सेक्शंस बढ़ जाएंगे। तो हम ये करते हैं सीधे मैग्नीफाई कर लेते हैं, नंबर ऑफ सेक्शन सेम रखते हैं, ताकि इस समीकरण में टर्म्स होती हैं। इफ रेडियस इज डबल्ड, phi u becomes 2 phi। तो रेडियस डबल करते हैं, तो बेटा ये 1/2 और ये 4, तो अगर फ्लक्स डबल होगा तो सेम करंट रखने से अगर फ्लक्स डबल होगा तो सेल्फ इंडक्टेंस कितनी आ जाएगी, तो दिस इंप्लाइज L mu becomes equals to 12। पिछले इंडक्टेंस L थी, तो एरिया डबल करेंगे तो आप इंडक्टेंस को 4 टाइम्स मत कर दीजिएगा, एरिया डबल करेंगे तो इंडक्टेंस को 4 टाइम्स मत कर दीजिएगा, सेम करंट के लिए फील्ड कम हो जाती है। बीटा डेज में उसी पॉइंट पे अगर एरिया बढ़ेगा तो फील्ड में कम होता है सेम करंट के लिए। बेटा अब हम देखते हैं कुछ जगह में इंडक्टेंस निकालनी है, कुछ जगह में इंडक्टेंस निकालनी है। तो इंडक्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंडक्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है,
बेटा किसी भी ग्रुप की इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है, किसी भी ग्रुप की इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है, इसमें करंट डालेंगे, इसमें फ्लक्स निकालेंगे, इसमें फ्लक्स निकालेंगे। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पे फ्लक्स एकदम समझ में आ जाता है, यहाँ पे एकदम फ्लक्स समझ में आ जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है। इसी रूप से फ्लक्स निकालना है, इसी रूप से फ्लक्स निकालना है। तो मैं एक ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन बता रहा हूँ, एक ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन बता रहा हूँ जो कि एग्जैक्ट डेफिनेशन है, जो कि एग्जैक्ट डेफिनेशन और लाइंस फोर्स की पिक्चर भी इसी के लिए। जब भी मैं किसी भी करंट के लिए लूप की इंडक्टेंस निकालनी है, तो इसकी वजह से अंदर जितनी लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जाएंगी, अंदर जितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे जाएंगी, बाहर उतनी लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे आएंगी बाहर की तरफ। तो अंदर 100 लाइंस ऑफ फोर्स है, बाहर भी 100 है, अंदर 100 लाइंस ऑफ फोर्स है तो बाहर भी 100 है। अब देखना मैं काम कर रहा हूँ, अब देखना मैं एक काम कर रहा हूँ। तो आज प्लस हम इसी पे करेंगे डिस्कशन। ये बेटा ये क्रेन है, ये क्रेन है, मुझे इसका सेल्फ फ्लक्स निकालना है करंट डाल के। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी वजह से अंदर तो लाइन फोर्स ऐसे जा रही है, से 1000 है, से 1000 है, बाहर कितनी लाइन फोर्स आएगी 1000, कैसे आएगी बाहर की तरफ। तो पूरे इनफाइनाइट प्लेन में फ्लक्स जीरो है। अब मैं अलग अलग एरिया से फ्लक्स निकाल रहा हूँ, अब मैं अलग अलग एरिया से फ्लक्स निकाल रहा हूँ। एक थॉट एक्सपेरिमेंट करता हूँ, मैं इस एरिया से फ्लक्स निकालता हूँ, तो क्योंकि इस पूरे के अंदर 1000 लाइन फोर्स है, तो 1000 से कम आएगा, से इतने के अंदर 10 लाइन आ जाएगी। मैं इस एरिया से फ्लक्स निकालता हूँ, 10 से 20 हो जाएगी। मैं इस एरिया से फ्लक्स निकालता हूँ, इस एरिया से फ्लक्स निकालता हूँ, फ्लक्स बढ़ता रहेगा। तो इस एरिया से फ्लक्स निकालता हूँ, फ्लक्स बढ़ता रहेगा। अगर मैं रिंग के ऊपर फ्लक्स निकाल दूं तो 1000 आएगा। अगर मैं थोड़े बाहर के इस डॉटेड एरिया से फ्लक्स निकालता हूँ तो बेटा इसे तो 1000 और इसके अंदर लाइंस ऐसे जाएंगी तो 1000 से कम हो जाएगा, तो फ्लक्स 1000 से कम हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर ये करंट कैरिंग लूप है तो इस डॉटेड एरिया से फ्लक्स निकालो, ये फर्स्ट, इस डॉटेड एरिया से फ्लक्स निकालो ये 2, इस डॉटेड एरिया से फ्लक्स निकालो 3, तो फ्लक्स बढ़ना शुरू होगा। जब ये डॉटेड एरिया रिंग के ऊपर कंसाइड कर जाएगा तो फ्लक्स सबसे ज्यादा आएगा। डॉटेड एरिया बाहर तक ले जाओ बेटा फ्लक्स कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर कोई भी करंट कैरिंग लेंगे, the maximum flux to any area is a flux to ring itself, is a flux to ring itself। तो इस बात का ध्यान रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अभी क्लैरिटी नहीं आएगी, अभी क्लैरिटी नहीं आएगी, तो यहाँ पे हम देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे भी एक चीज नोट करते हैं, यहाँ पे भी एक चीज नोट करते हैं, नोट करते हैं maximum flux due to a current carrying loop is the flux through loop itself, is the loop itself। बेटा हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अभी आगे चल के, जिसमें हमें दिक्कत आने वाली है, जिसमें हमें दिक्कत आने वाली है उसके सॉल्यूशन के लिए मैंने ये लिख दिया है। मैं एक मेथड करूंगा, ये मेथड आपको लगाना है, ये मेथड आपको लगाना है। तो हम एक काम करते हैं, किसी भी करंट करेंगे इस पार्ट को नोट मत कीजिएगा, इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालते हैं, इसमें करंट डालेंगे, इसमें फ्लक्स निकालेंगे। इस रिंग का फ्लक्स क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स एसोसिएटेड विद इटसेल्फ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे hence alternate definition of inductance or self inductance of a लूप। और बेटा जिस चीज की भी इंडक्टेंस होती है ध्यान रखना, कोई भी करंट कैरिंग वायर, एक वायर की भी इंडक्टेंस होती है उसे नेगलेक्ट कर देते हैं अगर फ्लक्स बहुत कम हो। किसी भी चीज की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो वो एनर्जी स्टोर करता है, किसी भी चीज की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो उस पूरे सर्किट को हम इंडक्टर बोलते हैं, उस पूरे सर्किट को इंडक्टर बोलते हैं। तो उस पूरे सर्किट को इंडक्टर बोलते हैं, उसकी इंडक्टेंस होती है, वो अलग बात है, नेगलेक्ट करते हैं। तो जिसकी वजह से भी करंट है मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसकी इंडक्टेंस होती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं ऑफ एनी लूप और इंडक्टर, एनी लूप और इंडक्टर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे,
बेटा ये लूप है, इसके अंदर करंट डालेंगे, ये डालेंगे फाइव इज इक्वल टू एल इंटू आई। आई क्या होगा, आई क्या होगा, करंट इन द लूप, आई इज करंट इन लूप, फाइव इज फ्लक्स थ्रू लूप। ये हम सीधे लिख देंगे मैक्सिमम पॉसिबल फ्लक्स। बेटा किसी भी, यहां क्या लिख देंगे, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल फ्लक्स ड्यू टू दिस लूप। तो बेटा मैक्सिमम पॉसिबल फ्लक्स किस में आएगा, उसी में आएगा। फिर से याद कर लो, ये रिंग है, इसके अंदर 100 लाइंस जा रही हैं, बाहर भी 100 आएंगी, तो इतने एरिया में 100 से कम आएंगी, इतने एरिया में थोड़ी ज्यादा आएंगी, इतने एरिया में थोड़ी ज्यादा आएंगी, इस पूरे एरिया में 100 की 100 आएंगी। एरिया को बाहर बनाएंगे, या एक ऐसे कर लेते हैं, ये करंट करिंग लूप है, ये एक ऐसे एरिया ले लेते हैं, इसमें लाइंस ऐसे आएंगी, इसमें ऐसे आएंगी, तो नेचुरली इसमें 100 से कम है, इसमें 100 से कम है, तो हर एरिया से, और दिस इज मैक्सिमम फ्लक्स थ्रू लूप। बेटा कुछ बुक्स में सेल्फ फ्लक्स के लिए ऊपर की डेफिनेशन नहीं लिखी जाती, जानबूझ के नीचे की डेफिनेशन लिखी जाती है, जबकि ऊपर की भी सही है, नीचे की भी सही है। इसको देखेंगे कहां पे यूज करेंगे, इसको हम देखेंगे कहां पे यूज करेंगे। तो जो कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं अभी फ्लक्स पे, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं, नए क्वेश्चंस लेते हैं, नए क्वेश्चंस लिखते हैं, देखते हैं हम फंस जाएंगे। ये डेफिनेशन से हम इंडक्टेंस नहीं निकाल पाएंगे, इस डेफिनेशन से हम इंडक्टेंस, बेटा आज इंडक्टेंस खत्म कर लेते हैं। कल ये मोशन पे न्यूटन लॉ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, कल से हम उसको देखना शुरू करेंगे। न्यूटन लॉ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बस एक दो लेक्चर फिर हमारा एएमआई खत्म हो जाएगा। बेटा इंडक्टेंस बहुत टाइम खाता है, तो हम एक बार देखते हैं हमने किस टाइप के क्वेश्चंस कर लिए। बेटा यहाँ पे देखते हैं हमने किस टाइप के क्वेश्चंस किए। एक करंट कैरिंग रिंग के अंदर हम सेल्फ फ्लक्स निकाल नहीं सकते, हमने वो चीज रेडियस डबल किया है, तो इसका एरिया पोटेंस हो जाएगा इंडक्टेंस डबल। तो एक बात की, कोई भी एक सिंगल लूप है, उसके एरिया को डबल करोगे, जब मैग्नीफाई करोगे फिर आउटसाइड स्प्लिट 2, तो उसका रेडियस डबल करेंगे तो इंडक्टेंस डबल होती है, रेडियस डबल करेंगे तो इंडक्टेंस डबल होगी, रेडियस 10 टाइम्स करेंगे तो इंडक्टेंस कितनी हो जाएगी, 10 टाइम्स हो जाएगी। फिर हमने देखा था बेटा सोलेनोइड की सेल्फ इंडक्टेंस आ जाएगी, सोलेनोइड की सेल्फ इंडक्टेंस आ जाएगी, तो इसमें पहले में फ्लक्स प्लस दूसरे में फ्लक्स प्लस तीसरे में फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स कितना है, वो पहले में प्लस दूसरे में प्लस तीसरे में। तो याद कीजिएगा हमने पहले में प्लस दूसरे में प्लस तीसरे में क्यों किया था, क्योंकि करंट चेंज करने की वजह से जो भी ईएमएफ आएगी सबकी ऐड अप होगी, सबकी सेम सेंस में आएगी, तो ईएमएफ ऐड होगी, उसका ऑटोमेटिकली मतलब है फ्लक्स ऐड होगा। तो किसी भी लूप में अगर एक टर्न है फ्लक्स 5 है, दो टर्न आएंगे तो कितना आएगा, फ्लक्स इन फर्स्ट प्लस फ्लक्स इन सेकंड, तीन टर्न आएंगे प्लस फ्लक्स इन थर्ड। अगर सारे फ्लक्स बराबर है तो 3 टाइम्स कर सकते हैं, सारे फ्लक्स बराबर है तो 3 टाइम्स कर सकते हैं। एक तो किया था। फिर हमने म्यूचुअल के क्वेश्चन देखे थे, कोई भी एक लूप है, कोई भी एक लूप है, इस लूप में करंट डालेंगे, इसमें फ्लक्स निकालेंगे, इसमें फ्लक्स डालेंगे, तो यहाँ पे हम साथ देख सकते हैं इसके अगर फ्लक्स मैक्सिमम से कम आएगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ से बहुत कम होगी, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ से बहुत कम होगी। सारी चीजें हम देखना शुरू करते हैं। कोई भी एक लूप है, इसमें करंट डालेंगे, इसमें फ्लक्स निकालेंगे, इस लूप की वजह से यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स आएगा और बाहर इक्वल फ्लक्स जाएगा, तो इस एरिया में कम आएगा। तो इस लूप में करंट डालेंगे, इसकी सेल्फ इंडक्टेंस रहेगी दोनों की म्यूचुअल से ज्यादा रहेगी, दोनों की म्यूचुअल से ज्यादा रहेगी। तो एक बार देखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस किसी की भी सेल्फ इंडक्टेंस से कम होगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस किसी भी सेल्फ इंडक्टेंस से कम होगी, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आती है दोनों की वो सेल्फ इंडक्टेंस से कम है, क्योंकि इसमें करंट डालेंगे, इसमें फ्लक्स मैक्सिमम से बहुत कम आएगा, मैक्सिमम से बहुत कम आएगा। तो कोई भी बड़ी लूप थी, हमने छोटी में म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला, हमने छोटी में म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला, करंट किसमें लेंगे बड़े में, तो फ्लक्स किसमें निकालेंगे छोटे में। अब ऐसे क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं, इसको देखते हैं।
बेटा अब यहाँ पे करना शुरू करते हैं। There are two parallel conducting strips of width B and very long length C and very long length C. Find inductance of system. Let's find inductance per unit length of system. Inductance per unit length of system. Inductance per unit length of system. तो ये स्टेप्स में ऐसे बना देता हूँ, ये स्टेप्स में ऐसे बना देता हूँ of length C. बेटा ये दो स्टेप्स ऐसे हैं, ये दो स्टेप्स ऐसे हैं, तो यहाँ पे इस तरह से जा रहे हैं, ये डिस्टेंस A है, ये विड्थ B है, ये विड्थ B है, इसमें करंट I ऐसे जा रहा है, इसमें करंट I ऐसे आ रहा है, ये A है, ये B है और ये है C. तो स्टेप्स बनेंगी इस तरह से, ये स्टेप्स बनेंगी इस तरह से, तो यहाँ पे करंट I ऐसे जा रहा है, यहाँ पे करंट I ऐसे निकल रहा है, ये डिस्टेंस है A, ये है B और ऐसी लेंथ है C. It's given B is very greater than A and C is very greater than B. ये दिया। अब एक बार देखते हैं, ये स्टेप्स है, ये स्टेप्स है, ये लंबाई बहुत ज्यादा है, ये लंबाई बहुत ज्यादा है, तो इसकी इंडक्टेंस निकालनी है, इसकी इंडक्टेंस निकालनी है। ऐसा क्यों होता है बेटा? इसे कनेक्टिंग स्टेप्स ये कहाँ पे यूज होती है, ये कहाँ पे यूज होती है? अब मेरे पास एक स्विच है, यहाँ पे मुझे बल्ब जलाना है, यहाँ पे मुझे एक बल्ब जलाना है, तो एक तार ऐसे जाती है, एक ऐसे जाती है, ये पैरेलल वायर्स है, ये पैरेलल वायर्स है, तो पैरेलल वायर्स की जगह पैरेलल स्ट्रिप कर दे कि ज्यादा रीजन में मैग्नेटिज्म है। बेटा यहाँ से करंट जाके वापस आता है, प्रैक्टिकल सिचुएशन कहाँ पे रहती है? तो जब भी करंट फ्लो कर रहा है, ये किसी ना किसी करंट का किसी ना किसी एक सर्किट का कंप्लीट पार्ट होगा, तो इसके अंदर करंट आई से जा रहा है, इसके अंदर करंट आई से जा रहा है, तो प्रैक्टिकल सिचुएशन कहाँ पे होगी? तो उसी भी मेन से ये करंट ऐसे जा रहा होगा, किसी बल्ब से करंट वापस ऐसे आ रहा होगा, तो एक स्ट्रिप ऐसे होगी, दूसरी स्ट्रिप ऐसे होगी, इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो ये सिचुएशन तब होगी। अब इसमें फ्लक्स निकालना है, तो बेटा ये लूप मुझे समझ में नहीं आएगी, तो मैं क्या करूंगा? एक मिनट, जब भी मुझे ऐसा समझ में आना है लूप कैसे बन रही है, मुझे कहां से करंट दे रहा है, किसमें फ्लक्स निकालना है, तो मैं सीधा एक काम करूंगा बेटा, इसमें मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर निकाल दूंगा। तो whenever you get the difficulty in finding flux, तो what you simply do is, तो उसका एक सॉल्यूशन है, अब इसमें कितनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड है वो निकाल लो, तो मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख दे रहा हूँ। फाइंड मैग्नेटिक एनर्जी stored and put it equal to half Li square। किसमें इंडक्टर लेंगे? अगर एक इंडक्टर है बेटा, पूरे को एक सिस्टम लेंगे, अगर ये एक बार अलग अलग ली तो दो बार का सिस्टम होगा। अगर पूरे को एक ही सिस्टम मानते हो, तो मैं सेल्फ इंडक्टेंस लिख रहा हूँ, नेट इंडक्टेंस लिख रहा हूँ। पूरे को एक सिस्टम मान लो, तो पूरे की नेट इंडक्टेंस कितनी आएगी? L। पूरे की अगर नेट इंडक्टेंस L आएगी तो मैग्नेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ Li स्क्वायर। तो कल हमने देखा था इसमें मैग्नेटिक एनर्जी कैसे निकालनी है, तो आप 2 मिनट के लिए इसको सॉल्व कीजिएगा। बाकी आप 2 मिनट के लिए इसको ट्राई कीजिए, उसको हाफ Li स्क्वायर डाल दो। और दूसरा मेथड मैं हिंट देता हूँ, अगर लूप ये कुछ नहीं पता चल रहा तो आप एक काम कीजिए, किसी भी सिस्टम की इंडक्टेंस निकालनी तो मैक्सिमम फ्लक्स निकालिए। इसके लिए आपको लाइन से पिक्चर होगी, तो मैं बाद में हिंट दूंगा, उसके लिए मैक्सिमम फ्लक्स निकालिए, कि अगले क्वेश्चन में भी मैक्सिमम फ्लक्स Li के बराबर होता है। तो अगर लूप आपको दिखाई नहीं दे रही क्योंकि मैं एक और क्वेश्चन दूंगा, तो आप मैक्सिमम फ्लक्स निकालिए, मैक्सिमम पॉजिटिव फ्लक्स कितना होता है उसको Li के बराबर डाल दीजिए। जब मैग्नेटिक एनर्जी निकाल लीजिए, अगर आपको फ्लक्स समझ में नहीं आ रहा
इंडक्टेंस निकालनी है तो मैक्सिमम पॉसिबल फ्लक्स निकाल लीजिए, उसको LI के बराबर डाल दीजिए। आपको लूप समझ में नहीं आएगी, आपको लूप दिखाई नहीं देगी कौन सी लूप है, क्योंकि अगला तो उसमें बिल्कुल नहीं समझ में आएगी, इसमें तो समझा दूंगा लूप कैसे है, अगले में तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा लूप कैसे आएगी। तो अब सीधा सबसे बेटर काम है नेट मैग्नेटिक एनर्जी निकाल लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड बी है कहीं पे तो मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी आएगी, बी स्क्वायर बाय 2v0। ये मैग्नेटिक कैपेसिटर है, ये सबसे बढ़िया मेथड है। तो बेटा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, इसके अंदर स्टोर आएगी, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। तो यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन लिख देता हूँ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। तो मैं दोनों मेथड से कर लेता हूँ, एनर्जी मेथड तो मैं दोनों मेथड से कर लेता हूँ। एनर्जी मेथड से सॉल्यूशन, तो यहाँ पे करंट ऐसे, यहाँ पे करंट ऐसे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी बी, मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म आएगी मैग्नेटिक कैपेसिटर की वजह से आएगा। तो प्लस के माइनस के सारे चार्ज को रोक दो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी म्यू नॉट, बेटा करंट पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट, करंट पर यूनिट लेंथ, तो ये कितना आ जाएगा आई बाई बी, ये कितना आ जाएगा आई बाई बी। बेटा करंट इतना फ्लो कर रहा है, लेंथ कितनी है बी है, लेंथ कितनी है बी है, तो करंट जिस लेंथ से फ्लो कर रहा है करंट पर लेंथ आई बाई बी आएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर कितनी आएगी, तो बेटा एनर्जी कितनी स्टोर आ जाएगी बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट इनटू वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। तो ये कितना हो जाएगा, बी को डालेंगे इतना म्यू नॉट आई बाय बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट इनटू ए इंटू बी इंटू सी इंटू ए इंटू बी इंटू सी। तो ये एनर्जी आ जाएगी, ये एनर्जी आ जाएगी म्यू नॉट आई स्क्वायर बाय 2b इंटू ए इंटू सी, 2a इंटू सी। इसको हम लिख देंगे हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर, इसको हम लिख देंगे हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। देखो हाफ ऑफ आ गया, तो यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस कितनी आएगी, यहाँ पे इसकी इंडक्टेंस कितनी आएगी बेटा म्यू नॉट ए सी बाई बी, कितनी आ जाएगी म्यू नॉट ए सी बाई बी, म्यू नॉट ए सी बाई बी, जरा चेक कर लीजिएगा कितनी आ जाएगी म्यू नॉट ए सी बाई बी। अब मैं मेथड 2 लेता हूँ, अब मैं मेथड 2 लेता हूँ, आई फाइंड द मैक्सिमम फ्लक्स। तो मैक्सिमम फ्लक्स कौन से एरिया से निकलेगा ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अब ऐसे क्वेश्चंस में अब मेथड 2 लेते हैं, मेथड ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स। मैक्सिमम फ्लक्स आपको देखना पड़ेगा कौन से एरिया से निकलेगा। बेटा अगर एरिया ऐसे बनाएंगे तो फ्लक्स 0 आएगा, मैक्सिमम फ्लक्स कौन से एरिया से आएगा बी इंटू सी। तो दूसरा मेथड लिखता हूँ, मेथड 2, मेथड ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स, मेथड ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स वो कितना आ जाएगा एल आई। देखते हैं दोनों से आंसर बराबर आते हैं या नहीं आते। बेटा सेकेंड मेथड लिख देता हूँ, सेकेंड मेथड लिख देता हूँ। तो
तो फ्लक्स मेथड की जगह मैक्सिमम फ्लक्स मेथड। तो बी देख रहे हैं, तो देखते हैं कौन से एरिया से मैक्सिमम फ्लक्स आएगा, कौन से एरिया से मैक्सिमम फ्लक्स आएगा। इस एरिया से मैक्सिमम फ्लक्स आएगा, ये डिस्टेंस कितना है ए और ये कितना है सी। यहाँ पे फील्ड इसके नॉर्मल आएगी, यहाँ पे फील्ड इसके नॉर्मल आएगी, तो मैक्सिमम एरिया कौन से फ्लक्स से आएगा, ए इंटू सी। तो बेटा यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्लक्स आएगा वो कौन से एरिया से आएगा, ए इंटू सी। तो हम लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये करंट ऐसे और ये करंट आई ऐसे और आई ऐसे। तो ये देखते हैं मैक्स फ्लक्स एरिया, कौन से एरिया से मैक्सिमम फ्लक्स आएगा। तो मैक्सिमम फ्लक्स, तो यहाँ पे लिखते हैं मैक्स फ्लक्स विल बी इक्वल टू बी इंटू ए इंटू सी। तो कितना आ जाएगा, बी इंटू ए इंटू सी। तो बी की वैल्यू डाल देते हैं, बी की वैल्यू डाल देते हैं, कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाई बी इंटू ए इंटू सी। मैक्सिमम फ्लक्स कितना आ जाएगा, एल आई। मैक्सिमम फ्लक्स कितना आ जाएगा, तो बेटा मैक्सिमम फ्लक्स को कितना डाल देंगे, एल आई। मैक्सिमम फ्लक्स को हम कितना डाल देंगे, एल आई। तो यहां से देखते हैं एल की वैल्यू कितनी आ रही है, एल की वैल्यू कितनी आ रही है, म्यू नॉट ए सी बाई बी, म्यू नॉट ए सी बाई बी। तो ध्यान रखना ये मैक्सिमम फ्लक्स कई बार आपको खुद से निकालना पड़ेगा, इसमें ये प्रॉब्लम रहती है। तो अगला क्वेश्चन देता हूँ, कभी भी आपको समझ में आ रहा है मैक्सिमम फ्लक्स कैसे निकालना है, किसी भी करंट कैरिंग सिस्टम की वजह से अगर इंडक्टेंस निकालनी है तो आप उसकी नेट मैग्नेटिक एनर्जी निकाल दो और हाफ एल आई स्क्वायर पुट कर दो। तो मैं अगला दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आपको दोनों मेथड से सॉल्व करना है, उसको आपको दोनों मेथड से सॉल्व करना है। जब भी हम वायर्स खरीदते हैं, पर मीटर खरीदते हैं, तो बेटा ये इस तरह से है, बहुत लंबी है, तो इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो इसकी लेंथ कैसे लेते हैं, पूरी लंबाई पे लेंथ लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ किसे डिवाइड कर देंगे, सी से आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लास्ट में, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बेटा दिस इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देते हैं इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट ए सी बाई बी डिवाइडेड बाई सी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट ए बाई बी। इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, जैसे तारे खरीदे जाते हैं पर मीटर पर 2 मीटर, तो इसकी लंबाई कितनी है, सी है, इसकी पूरी लंबाई कितनी है, सी सबसे ज्यादा लंबाई, तो पर यूनिट लेंथ डाल देंगे। तो मैं क्वेश्चन और दे रहा हूँ, मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इसको आपको दोनों मेथड से करना है, इसको आपको दोनों मेथड से करना है, एनर्जी मेथड और फ्लक्स मेथड। इंडक्टेंस, तो यहाँ पे लिख देता हूँ इंडक्टेंस ऑफ कोएक्सियल केबल ऑफ लेंथ सी। तो बेटा आपको इंडक्टेंस निकालनी है, बुक में पूछा जाता है इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो कोएक्सियल केबल में क्या रहेगा, एक there are two long coaxial conducting cylindrical shells, conducting cylindrical shells, conducting cylindrical shells। बेटा एक का रेडियस है ए, दूसरे का रेडियस है बी। एक में करंट आई ऐसे जा रहा है, एक में ऐसे जा रहा है, एक में ऐसे जा रहा है करंट और एक में ऐसे जा रहा है। तो ये लंबाई है सी। तो इसको हम इस तरह से देखते हैं, इसको हम इस तरह से देखते हैं, इसका रेडियस ए, इसका रेडियस बी, इसमें से करंट आई ऐसे जा रहा है और इसमें से करंट आई ऐसे निकल रहा है। तो इस पूरे में से हॉलो शेल में से करंट आई ऐसे जा रहा है, इस पूरे में से करंट आई ऐसे निकल रहा है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रहेगी, तो बेटा लाइंस फोर्स ऐसे आ जाएंगी, लाइंस फोर्स ऐसे आ जाएंगी। तो एरिया कैसे लेना है, एकदम से दिमाग में घुसेगा नहीं, वो डिस्कस करता हूँ इसके बाद। तो हम क्या निकाल लेंगे, इसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर कल निकाल लिया था, उसको हाफ एल स्क्वायर डाल देंगे, उसको हाफ एल स्क्वायर डाल देंगे। अब मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए मैक्सिमम आपको लाइंस फोर्स के पीछे जानना जरूरी है। तो दूसरा पार्ट भी डिस्कस कर लेता हूँ, सॉल्व दोनों को आपको करना है। तो यहाँ पे अगर ये देखते हैं, यहाँ पे अगर ये देखते हैं मैग्नेटिक लाइन फोर्स आएगी ऐसे,
मैग्नेटिक लाइन से फोर्स आएंगे ऐसे, तो इस प्लेन में कोई भी एरिया लेंगे उसके थ्रू फ्लक्स आएगा 0। अगर मैं ऐसा प्लेन लेता हूँ, अगर मैं ऐसी प्लेन लेता हूँ, यहाँ से जितनी लाइन जाएगी यहाँ से उतनी निकल आएगी, इस पूरे प्लेन से फ्लक्स आएगा 0। यहाँ पे हम साफ देख लेते हैं, अगर ये पूरे प्लेन लेता हूँ तो बेटा यहाँ से जितनी लाइन निकलेगी यहाँ से आ जाएगी तो फ्लक्स आएगा 0। तो मैक्सिमम फ्लक्स कौन से एरिया से आएगा, तो मैक्सिमम फ्लक्स कौन से एरिया से आएगा जिसके थ्रू मैक्सिमम लाइंस काटेगी, तो बेटा ये वाला एरिया जो आएगा, यहाँ पे लाइंस ऐसे करके जाएंगी, यहाँ पे लाइंस ऐसे करके जाएंगी, क्योंकि लाइंस की फोर्सेस एरिया के परपेंडिकुलर आनी चाहिए, तो फ्लक्स मैक्सिमम आएगा, यानी एरिया वेक्टर ये लो। तो ये जो सी लेंथ आएगी b - a * c, इसके थ्रू फ्लक्स मैक्सिमम आएगा। तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल फ्लक्स निकालना है, वो आपको सोचना पड़ेगा, मैक्सिमम पॉसिबल फ्लक्स निकालना है वो आपको सोचना पड़ेगा। तो फ्लक्स के मेथड से भी होता है, बुक्स में लिखते नहीं होता है, क्योंकि उनको मैक्सिमम फ्लक्स का कंसेप्ट मैक्सिमम बुक्स में क्लियर नहीं है, वो तो एनर्जी मेथड से ही होता है, नहीं दोनों से ही होता है, दोनों से ही कर लोगे। तो जो पुराने बुक्स में एक्चुअल फॉर्मूला लिखा गया है वो मैक्सिमम फ्लक्स है, तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा। तो दोनों तरीके से आप इसके इंडक्टेंस निकालिए। टेक 2-3 मिनट्स, प्लीज फाइंड द इंडक्टेंस यूजिंग बोथ मेथड्स एंड चेक both are coming out to be same. तो बेटा मैं यहाँ पे एनर्जी निकाल देता हूँ, मैं यहाँ पे एनर्जी निकाल देता हूँ। ये सिलिंड्रिकल सरफेस है, ये सिलिंड्रिकल सरफेस है, इसमें से करंट आई ऐसे जा रहा है, इसमें से करंट आई ऐसे आ रहा है, ये रेडियस है ए, ये रेडियस है बी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन फोर्स ऐसे आएंगी। किसी भी सिलिंड्रिकल सरफेस में अगर करंट लेंथ के अलोंग जा रहा है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, बाहर होती है, तो बिल्कुल बाहर दोनों करंट्स को एक्स पे डाल देंगे, 0 आएगी। बाहर कैसे निकालते हैं, सारे करंट को एक्स पे डालते हैं, तो एक्स पे करंट आ जाएगा 0, बाहर 0 आएगी, अंदर भी 0 आएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड इतने रीजन के अंदर ही है, मैग्नेटिक फील्ड इतने रीजन के अंदर ही है, दो सिलिंड्रिकल प्लेट्स के अंदर है। और मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर्मूला आता है b स्क्वायर / μ0 इनटू वॉल्यूम। तभी कर सकते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। तो अपन क्या करेंगे, एनर्जी मेथड से एक सिलिंड्रिकल सरफेस ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस x है, एक दूसरा सिलिंड्रिकल सरफेस ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस x प्लस dx, यानी कि ये विड्थ कितनी आएगी dx। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म ले लेंगे, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म ले लेंगे, तो b कितनी आ जाएगी, μ0/4 पाई 2I/x, सिर्फ अंदर वाले की वजह से आएगी। तो इतने रीजन में जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी, तो एनर्जी को E लिखते हैं, एनर्जी को E लिखते हैं। तो मैग्नेटिक एनर्जी कितनी आएगी इसके अंदर, b²/2μ0 इनटू वॉल्यूम। ये वॉल्यूम निकालने के लिए, तो वॉल्यूम कितने का निकालना है, इतने सिलिंड्रिकल रीजन का, इतने सिलिंड्रिकल रीजन का जिसकी लेंथ है c। तो इसको यहां से सीधा काट देते हैं, तो ये पूरा काट के जो पत्ती को सीधा करेंगे,
तो ये लेंथ आएगी dx, ये आएगी 2πx और ये वाली आ जाएगी c, ये वाली आ जाएगी c। तो इसके अंदर वॉल्यूम कितना आएगा, इसके अंदर वॉल्यूम कितना आएगा, तो बेटा 2πx इंटू dx इंटू c, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2πxc इंटू dx, 2πc इंटू dx। तो नेट एनर्जी कितनी आ जाएगी, नेट एनर्जी कितनी आ जाएगी, ए से बी तक इंटीग्रेट करेंगे, नेट एनर्जी कितनी आएगी, नेट एनर्जी कितनी आ जाएगी, इसको ए से लेके बी तक इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय एक्स होल स्क्वायर इंटू 2 पाई एक्स सी डी एक्स डिवाइड बाय 2 म्यू नॉट। तो एक एक्स कटेगा, एक एक्स कटेगा, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई होल स्क्वायर, म्यू नॉट बाय 4 पाई होल स्क्वायर, इसको ऐसे रख देता हूँ 2 आई बाय एक्स बचेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 2 पाई सी बाय 2 म्यू नॉट इंटू डी एक्स। ये 2 कट गए, ये 2 कट गए, तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट बाय 8 पाई, बेटा एक मिनट कटेगा, ऊपर 2 रहेगा, तो 16 से 2 1 पाई कटेगा, म्यू नॉट बाय 8 पाई, म्यू नॉट बाय 8 पाई इंटू 2 आई स्क्वायर बाय, बेटा शायद एक 2 और कटेगा, मैं देखता हूँ, यहाँ पे 2 कट गया, यहाँ पे 2 आएगा, तो आएगा 4, ये आएगा 4। एक बार चेक कर लेते हैं 2 पाई एक्स सी, तो ये म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 आई एक्स, 2 काटेंगे, 2 का 4 आएगा, ये कट जाएगा, तो एक म्यू नॉट कटेगा, म्यू नॉट स्क्वायर का म्यू नॉट आएगा, आई का स्क्वायर आएगा, एक्स आएगा, तो ये आ जाएगा पाई कटेगा c बाय x इंटू डी एक्स इंटू आई स्क्वायर, c आई स्क्वायर इंटू डी एक्स ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी। तो इसको हम कर लेते हैं, तो बेटा ये पूरा आ जाएगा म्यू नॉट बाय 2 पाई सी ln b by a इंटू आई स्क्वायर, ln b by a इंटू आई स्क्वायर, ये आ जाएगा हाफ ऑफ 2। तो बेटा सेल्फ इंडक्टेंस आ जाएगी, सेल्फ इंडक्टेंस आ जाएगी, L आ जाएगी म्यू नॉट बाय 2 पाई सी ln b by a। मेरे ख्याल से ये सही होना चाहिए, कहीं कैलकुलेशन की गलती होगी तो चेक कर लेना, कहीं कैलकुलेशन में गलती होगी तो चेक कर लेना, नहीं तो हम दूसरे मेथड से करेंगे, गलती अपने चेक हो जाएगी। दूसरे मेथड से करते हैं, तो मेथड 2 लेते हैं। तो इसके बाद व्हाट लेट्स डू इज लेट्स यूज मेथड 2, लेट्स यूज मेथड 2। मेथड 2 में हम क्या करते हैं, ये जो सिलेंडर है, देखते हैं मैक्सिमम फ्लक्स कौन से एरिया से आएगा, मैक्सिमम फ्लक्स इस एरिया से आएगा, मैक्सिमम फ्लक्स कौन से एरिया से आएगा, तो मैक्सिमम फ्लक्स जो भी आएगा, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये आएगी एक्स ऑफ सिलेंडर, ये आएगा एक्स ऑफ सिलेंडर, बेटा ये स्केल एरिया आएगा यहाँ से a डिस्टेंस पे, और ये आएगा यहाँ से b डिस्टेंस पे, तो इसके थ्रू आएगा मैक्सिमम फ्लक्स, ये आएगा b और ये लेंथ आएगी c। तो सारा करंट यहाँ पे डालेंगे, तो इसी एरिया के थ्रू मैक्सिमम फ्लक्स आना है। तो यहाँ पे छोटा सा एरिया लेते हैं, ये लेते हैं एट ए डिस्टेंस x, ये लेते हैं dx। इसके थ्रू फ्लक्स कितना आएगा, हम देखते हैं मेथड 2 ऑफ मैक्स फ्लक्स। पहले मेथड से आंसर ये आया था, इसके थ्रू फ्लक्स आएगा b इंटू सी डी एक्स, बी कितना आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय एक्स इंटू सी डी एक्स इंटू सी डी एक्स इंटू सी डी एक्स।
बेटा पूरा फ्लक्स कितना आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे ए टू बी, पूरा फ्लक्स कितना आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई सी एल एन बी बाई ए। और फाई कितने के बराबर होता है, फाई कितने के बराबर होता है, एल इंटू आई। फाई कितने के बराबर होता है, एल इंटू आई। तो आई को छोड़ देते हैं, आई को छोड़ देते हैं, बाकी आंसर कितना आएगा, बाकी आंसर कितना आएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई सी एल एन ऑफ बी बाई ए। हाँ दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। तो आपको जब भी इंडक्टेंस निकालनी है, फाइंड द मैक्सिमम और फ्लक्स पर यूनिट करंट। तो इंडक्टेंस ऑफ एनी सिस्टम इज डिफाइंड एज मैक्सिमम पॉसिबल फ्लक्स पर यूनिट करंट। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं inductance of any system, inductance of any system is equal to max possible magnetic flux per unit current, per unit। तो बेटा यहाँ पे ये इंडक्टेंस आ गई आपकी, ये इंडक्टेंस आ गई है, ये इंडक्टेंस आ गई है, इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ एल बाई सी आ जाएगा, इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ एल बाई सी आ जाएगा। अब मैं एक बात कर रहा था लास्ट टाइम पे, जब भी सर्किट में इंडक्टर लेते हैं, सारे अनकपल्ड होते हैं, सबकी सेपरेट इंडक्टर्स होती है, सर्किट हम डिजाइन ऐसे करते हैं एक का फ्लक्स दूसरे में ना जाए। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि मेंस और एडवांस दोनों में आ सकता है, जहां पे हम कपलिंग देखते हैं, तो वहां पे बोलेंगे टू सोलनॉइड्स। Inductance of two solenoids connected in series। जहां पे भी म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करेंगे वहां पे कपलिंग माननी है, सर्किट्स में कपलिंग कभी नहीं माननी है, अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस दे दी है तो कपलिंग माननी है। लेट self inductance, let L1 L2 be self inductance and M be the mutual inductance। बेसिकली लाइट पे डाल दिया तो जूम में रहेगा और रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो। तो बेटा आज हम पूरे इंडक्टर्स खत्म कर देंगे, जो भी कुछ क्वेश्चंस कम किए थे वो सारे आज लेके इंडक्टर्स की पूरी डिस्कशन कर देंगे। यहाँ पे एक इंडक्टर है, यहाँ पे एक इंडक्टर है बेटा, इसकी सेट इंडक्टेंस L1 है, इसकी L2 है और M म्यूचुअल इंडक्टेंस है। इसमें दो केस लेते हैं, इसमें हम दो केस लेते हैं। दो केस कैसे लेंगे, ये पहले इंडक्टर ड्रॉ करते हैं,
बेटा इसमें ऊपर से करंट ऐसे जा रहा है, इसमें ऊपर से करंट ऐसे निकल रहा है। यहाँ पे मैं कुछ चीजें देखनी पड़ेगी, यहाँ पे मैं कुछ चीजें देखनी पड़ेगी। बेटा इसमें करंट ऐसे जा रहा है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो दोनों की फ्लक्स, तो इसकी लाइन से फोर्सेस, इसकी अपनी लाइन से फोर्सेस ऐसे होंगी, इसकी अपनी लाइन से फोर्स ऐसे होगी, इसकी अपनी लाइन से फोर्सेस ऐसे होंगी। तो इसके अंदर जो इसकी फील्ड जाएगी, दोनों की फील्ड ऐड करेगी, तो इसके अंदर इसकी अपनी फील्ड थी, दूसरी की फील्ड ऐड करेगी, तो इसका फ्लक्स बढ़े, इसका फ्लक्स बढ़ेगा। इसके अंदर इसकी अपनी फील्ड होगी, इसका फ्लक्स बढ़ेगा। तो यहाँ से हम करंट डालते हैं ऐसे करके। बेटा यहाँ से कनेक्शन ऐसे आ रहा है, यहाँ से एक कनेक्शन ऐसे जा रहा है, यहाँ से करंट आई ऐसे जा रहा है और ये आई ऐसे निकल रहा है। यहाँ पे आई ऐसे जा रहा है और आई ऐसे निकल रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, दोनों के अंदर करंट ऐसे जा रहा है। तो इसका एक एंड है, ये हम लेते हैं P और एक एंड लेते हैं Q, एक एंड लेते हैं Q। तो बेटा यहाँ पे करंट कैसे जा रहा है, इस तरह से जा रहा है। इस एंड को हम लेते हैं P और इस एंड को लेते हैं Q, इस एंड को लेते हैं Q। अब दोनों में पूरा फ्लक्स कितना आएगा, दोनों में पूरा फ्लक्स कितना आएगा? बेटा इसमें हर रिंग में फ्लक्स ऐड करना है, उसमें हर रिंग में फ्लक्स ऐड करना है। सेल्फ फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, सेल्फ फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इस बात का ध्यान रखना है, सेल्फ फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसका फ्लक्स, तो बेटा इसका एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, तो इसकी फील्ड ऐसे है, तो इसका सेल्फ फ्लक्स पॉजिटिव है, इसका एरिया वेक्टर ऐसे, इसकी फील्ड है। तो बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे नेट फ्लक्स कितना आएगा, इसमें फ्लक्स कितना आएगा? बेटा इसमें फ्लक्स कितना आएगा? इसकी सेल्फ इंडक्टेंस क्या दे रखी है? L1, इसकी सेल्फ इंडक्टेंस क्या दे रखी है? L2, इसमें इंडक्टेंस क्या दे रखी है? M। तो इसमें जो फ्लक्स आएगा L1 into I, इसका सेल्फ फ्लक्स प्लस इसका फ्लक्स, इसमें ऐड कर रहा है या माइनस कर रहा है, तो कितना आ जाएगा? M into I प्लस इसमें फ्लक्स, इसका फ्लक्स कितना आएगा? L2 I, इसमें उसका फ्लक्स सेल के साथ ऐड कर रहा है या माइनस कर रहा है? तो ऐड कर रहा है, प्लस कितना आएगा? प्लस कितना आएगा? Mi, प्लस कितना आएगा? Mi। तो यहाँ पे नेट फ्लक्स कितनी आ जाएगी? L1 प्लस L2 प्लस 2m इंटू I प्लस 2m इंटू I। तो इसका मतलब नेट इंडक्टेंस ऑफ सिस्टम, नेट इंडक्टेंस ऑफ सिस्टम, तो यहाँ से हम देख सकते हैं नेट इंडक्टेंस of system L effective will be equal to L1 plus L2 plus 2M। तो L effective कितना आ जाएगा? L1 plus L2 plus 2M। बेटे इसमें रिवर्स क्वेश्चंस कुछ खतरनाक रहते हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका मतलब इसकी सेल्फ इंडक्टेंस L होती है, इसकी L होती है, इसकी सेल्फ इंडक्टेंस अगर L होती है, इसकी L होती है, तो नेट इंडक्टेंस 2L से ज्यादा आएगी, तो नेट इंडक्टेंस 2L से ज्यादा आएगी। इस बात को ध्यान रखना क्योंकि इस पे रिवर्स क्वेश्चन मैं दूंगा। इसकी सेल्फ इंडक्टेंस L होती है, इसकी L होती है, तो जो नेट इंडक्टेंस आएगी, L प्लस L प्लस 2L, 2L से ज्यादा आएगी, 2L से ज्यादा आएगी। तो यहाँ पे लेते हैं केस 1, इसके बाद देखते हैं केस 2, इसके बाद देखते हैं केस 2। केस 2, तो बेटा यहाँ पे क्या है, दोनों में करंट की रोटेशन की सेंस सेम है, दोनों में करंट की रोटेशन की सेंस सेम है, तो दोनों की फील्ड्स ऐड कर रही हैं। अब करंट की रोटेशन की सेंस अलग अलग कर देते हैं, अब करंट की रोटेशन की सेंस अलग अलग कर देते हैं।
तो यहाँ से करंट आई ऐसे जा रहा है और यहाँ से करंट आई ऐसे निकल रहा है, यहाँ से करंट आई ऐसे जा रहा है और यहाँ से करंट आई ऐसे निकल रहा है। तो यहाँ से हम करंट डाल रहे हैं, ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। यहाँ से करंट ऐसे एंटर कर रहा है, करंट ऐसे एंटर कर रहा है, इसमें से घूम रहा है और इसमें घूम रहा है। इसमें इसकी अपनी फील्ड, इसमें इसकी अपनी फील्ड। बेटा इसकी सेल्फ इंडक्टेंस L1, इसकी L2। तो इसमें जो इसकी अपनी फील्ड है V2 इस तरह से है, इसमें जो इसकी अपनी फील्ड है V1 इस तरह से है। तो बेटा इसकी जो अपनी फील्ड ऐसे रहेगी, इसकी जो अपनी फील्ड इस सेंस में आएगी, इसकी अपनी फील्ड इस सेंस में आएगी। तो यहाँ पे जो हम नेट फ्लक्स लेंगे, यहाँ पे हम जो नेट फ्लक्स लेंगे, इसमें फ्लक्स, ये एरिया वेक्टर इस साइड है, इसका एरिया वेक्टर इस साइड है, तो सेल्फ फ्लक्स तो पॉजिटिव होगा। इसका एरिया वेक्टर तो इस साइड है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो इसका सेल्फ फ्लक्स तो पॉजिटिव होगा। सेल्फ फ्लक्स कितना आएगा? L1 into I। अब इसकी वजह से फील्ड कैसे आएगी? वो फील्ड को कम करेगी। तो नेट फ्लक्स पहले में कितना आ जाएगा? माइनस m into I प्लस, अब इसमें देखते हैं, इसका एरिया वेक्टर ऐसा, इसकी खुद की फील्ड ऐसी, तो इसका खुद का फ्लक्स ऐसे, तो सेल्फ फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आएगा? प्लस L2 into I। इसका एरिया वेक्टर ऐसा, इसकी फील्ड ऐसी, ये उसका फ्लक्स कम कर रही है, तो ये इसका फ्लक्स कम कर रही है, तो यहाँ पे भी कितना आएगा? माइनस mi। तो ये आ जाएगा L1 प्लस L2 माइनस 2m into I। तो L इफेक्टिव कितना आ जाएगा? L1 प्लस L2 माइनस 2m। तो दो इंडक्टर्स नहीं बोल रहा, दो इंडक्टर सीरीज में है, लेकिन तो ध्यान रखना सर्किट में इफेक्टिव इंडक्टेंस L1 प्लस L2 लेना है। दो इंडक्टर्स अगर सर्किट में दिए हुए हैं सीरीज में, तो उनका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस L1 प्लस L2 ही लेना है, क्योंकि अनकपल्ड है, वहां पे नहीं है, वहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस दी नहीं होगी। जब भी दो सोलेनॉइड्स पैरेलल में दिए हुए हैं सीरीज में, अगर इनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस दी हुई है, अगर इनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस दी हुई है, तो कपलिंग कंसीडर करनी है, तो कपलिंग कंसीडर करनी है। तो नेट इंडक्टेंस कितनी आ जाएगी? L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2m। अगर दोनों में करंट सेम सेंस में दौड़ रहा है तो प्लस 2m आएगा, दोनों में करंट ऑपोजिट सेंस में तो माइनस 2m आएगा। तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2m। तो आपको देखना है सर्किट इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस लेनी है, बट अगर सोलेनॉइड्स लिखा हुआ है तो आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस कंसीडर करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडक्टर नहीं दिया होगा। सोलेनॉइड जब भी सीरीज पैरेलल में लगेंगे तो आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस कंसीडर करनी है। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, there is a long ideal solenoid of inductance L. It is cut into two identical halves as shown. Estimate inductance of each half. तो बेटा आपको ये बताना है, तो ये एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस है L, इसको दो आइडेंटिकल हाफ्स में काट दिया गया है। तो आपको इस हाफ की इंडक्टेंस L/2 से ज्यादा आएगी, L/2 रहेगी या L/2 से कम होगी, ये एस्टिमेट करना है। इस साइड की इंडक्टेंस L/2 होगी, L/2 से कम रहेगी या L/2 से ज्यादा रहेगी, ये एस्टिमेट करना है। तो ध्यान रखते हैं, यहाँ पे करंट डालेंगे, अगर एक ही सोलेनॉइड है, दोनों में सेम डायरेक्शन जाएगी, तो इसका इंडक्टेंस L1 ले लेते हैं, इसका L2 ले लेते हैं, तो पूरे का इंडक्टेंस कितना आएगा? L1 प्लस L2 प्लस 2m। तो कितना आ जाएगा? तो इतने का इंडक्टेंस A लेते हैं, इतने का इंडक्टेंस A लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? A प्लस 2m, इतने का इंडक्टेंस, ये कितना आ जाएगा? L। तो साफ दिखाई दे रहा है इंडक्टेंस आधी से कम होगी, इंडक्टेंस आधी से कम होगी। तो बेटा इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, ये आधा इंडक्टर मान लेते हैं और ये आधा इंडक्टर मान लेते हैं,
इसकी इंडक्टेंस एल डैश लेते हैं, इसकी एल डैश लेते हैं और म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी लेते हैं एम, क्योंकि यहाँ पे कपलिंग तो होगी, दोनों साथ में जुड़ी हुई है, आइसोलेटेड नहीं है, दोनों साथ में जुड़ी हुई है। तो इफेक्टिव इंडक्टेंस एल कितना दिया हुआ है, एल डैश प्लस एम प्लस एल डैश प्लस एम, तो कितना आ जाएगा 12 डैश प्लस 12। तो एल डैश कितना आएगा, तो एल डैश कितना आएगा L/2 माइनस एम, तो इट्स गोइंग टू बी लेस देन हाफ। तो दिस इंप्लाइज L dash will be less than L/2। कई बार बच्चे इसका गलत समझ सकते हैं आधा, क्योंकि इंडक्टर सीरीज में कितने होते हैं L1 प्लस L2, तो सीरीज में मान लेंगे L प्लस L 12, तो उस तरह से कर देते हैं, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को भूल जाते हैं। ध्यान रखना सर्किट्स में हमें भूलना होता है, जब भी सोलेनॉइड है तो इसका फ्लक्स तो इसमें जा रहा है, इसका फ्लक्स तो इसमें आ रहा है, इसका फ्लक्स तो इसमें आ रहा है। बेटा एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसको आपको ध्यान से करना है, जिसको आपको वो ध्यान से करना है। There are two identical solenoids. There are two solenoids of same turns, same length and radius of one is slightly greater than other. Inductance of each separately is L. दोनों की सेल्फ इंडक्टेंस L ली हुई है, दोनों की सेल्फ इंडक्टेंस L ली हुई है। अब कई केसेस में हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बड़ी आराम से निकाल पाते हैं, कई केसेस में हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बड़ी आराम से निकाल पाते हैं। बेटा वन इज फिटेड ऑन टॉप ऑफ अदर एज शोन। तो बेटा एक सोलेनॉइड ऐसी है, एक सोलेनॉइड ऐसी है, तो एक को दूसरे के ऊपर फिट कर दिया गया है, एक को दूसरे के ऊपर फिट कर दिया गया है। One is fitted on top of other tightly। तो यहाँ पे देखते हैं एक को दूसरे के ऊपर कैसे फिट किया हुआ है, एक को दूसरे के ऊपर कैसे फिट किया हुआ है। बेटा एक सोलेनॉइड ये है, एक सोलेनॉइड ये है, एक सोलेनॉइड ये है, तो इसमें करंट आई ऐसे जा रहा है और यहां से आई ऐसे निकल रहा है। दोनों को ऐसे करके फिट कर दिया गया है, दोनों को ऐसे करके फिट कर दिया गया एक के ऊपर एक, दोनों को ऐसे करके फिट कर दिया गया है, दोनों में ऐसे करके फिट कर दिया गया है। तो यहां से करंट आई एक में ऐसे जा रहा है और एक में ऐसे जा रहा है, दोनों को ऐसे फिट कर दिया गया ताकि दोनों के करंट सेम हो। फाइंड नेट इंडक्टेंस ऑफ सिस्टम। तो बेटा दोनों को सीरीज में कनेक्ट करके ऐसे डाल दिया, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया, दोनों से एक ही करंट जा रहा है, यहां से करंट जा रहा है, इसे करंट निकल रहा है, दोनों के थ्रू सेम करंट जा रहा है, दोनों के थ्रू सेम करंट जा रहा है, बीच में एक छोड़, दोनों के थ्रू सेम करंट जा रहा है, सेम डिस्टेंस पे जा रहा है, एक को दूसरे के ऊपर फिट कर दिया, तो आपको नेट इंडक्टेंस निकालनी है। तो यहाँ पे देखोगे इसके अंदर इसके जितना फ्लक्स आएगा, दूसरी की वजह से जो फ्लक्स आएगा वो भी सेल्फ फ्लक्स के बराबर होगा। तो बेटा इसका इस रीजनल फ्लक्स और इसका भी उत्तर रीजनल फ्लक्स सेम होगा। तो यहाँ पे देखना क्योंकि दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो सेल्फ फ्लक्स म्यूचुअल के बराबर होगा, तो सेल्फ फ्लक्स म्यूचुअल के बराबर होगा। मैं एक केस और दूंगा जब सेल्फ म्यूचुअल के बराबर कब होता है, जब दोनों लूप्स ओवरलैप करें, जब दोनों लूप्स ओवरलैप करेंगे। यहाँ पे देखते हैं ये कोई भी करंट कैरिंग लूप है, इसका मैक्सिमम फ्लक्स यहाँ पे आएगा। अगर मैं एक सेम साइज की लूप लेता हूँ,
ये दो रिंग्स आइडेंटिकल है, ये रिंग में करंट ऐसे जा रहा है, इस रिंग भी आइडेंटिकल है, इसको यहाँ पे रख दो, तो इसके थ्रू अगर 100 लाइन से आ रही है, यहाँ पे 100 से कम आएंगे, इसको पास में लेके आऊंगा, इसको पास में लेके आऊंगा इसको, तो इसमें फ्लक्स बढ़ेगा। तो ये करंट कैरिंग रिंग है, ये करंट कैरिंग रिंग है, बिल्कुल आइडेंटिकल साइज के अकॉर्डिंग रखो, आइडेंटिकल साइज के अकॉर्डिंग रखो, इसको जितना दूर लेके जाता हूँ फ्लक्स कम होगा, क्योंकि इसके थ्रू अंदर अगर 100 जा रही है तो बाहर पूरे रीजन में 100 बाहर निकल गई, उसको जितना दूर करूंगा फील्ड कम होती जाएगी, लाइंस कम आती जाएगी, इसको जितना पास करता रहूंगा, इसको ऐसे लेके आऊंगा इस रिंग को, तो यहाँ से तो फील्ड ऐसे होगी, यहाँ से ऐसे होगी, तो इसमें फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा जब इस रिंग को बिल्कुल इसके ऊपर रख दूंगा। ध्यान रखिएगा, ये कोई भी करंट कैरिंग रिंग है, दूसरी एक आइडेंटिकल रिंग रखी हुई है, इसमें जो भी फ्लक्स आएगा म्यूचुअल फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा जब ये रिंग बिल्कुल इसके ऊपर पड़ी हो, अगर दोनों आइडेंटिकल है, अगर दोनों आइडेंटिकल है तो उसे बोलते हैं टाइटेस्ट कपलिंग, उसे बोलते हैं टाइटेस्ट कपलिंग। तो म्यूचुअल फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, सेल्फ फ्लक्स, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, म्यूचुअल फ्लक्स सेल्फ फ्लक्स से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता है। तो बेटा यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं, नेट फ्लक्स कितना आएगा बेटा, नेट फ्लक्स कितना आएगा, पहले में फ्लक्स प्लस दूसरे में फ्लक्स, ये पहली सोलेनोइड लेते हैं दूसरी लेते हैं, पहले में फ्लक्स कितना आएगा सेल्फ फ्लक्स Li, अब सारे दोनों की फील्ड एक ही डायरेक्शन में, तो इसमें दूसरी की वजह से फ्लक्स कितना आएगा प्लस mi, दूसरा फ्लक्स कितना आएगा अपने सेल्फ की वजह से आएगा प्लस Li, इसकी वजह से कितना आएगा प्लस mi, तो ये कितना हो जाएगा 2L प्लस 2m इंटू आई। अब यहाँ पे हम सब देख सकते हैं, इसकी वजह से इसके अंदर फ्लक्स और इसकी वजह से इसके अंदर फ्लक्स सेम आएगा, पहले लूप की वजह से रीजनल फ्लक्स और दूसरी की वजह से फ्लक्स, तो पहले का नेट फ्लक्स देखेंगे तो उसके अपने करंट की वजह से होगा और दूसरे करंट की वजह से होगा, तो पहले की करंट और दूसरे करंट की वजह से वहां पे फ्लक्स सेम होगा, तो दिस इंप्लाइज हियर m is equal to L, therefore L equivalent will be equal to how much, 4L, L equivalent कितना आ जाएगा 4L आ जाएगा। अगर एक ही इंडक्टेंस L ली हुई है सेपरेटली, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में बोला नहीं था, तो यहाँ पे टाइटेस्ट कपलिंग है, टाइटेस्ट कपलिंग में सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस बराबर आते हैं। मैं एक एग्जांपल फिर से देता हूँ, ये करंट कैरिंग रिंग है, एक आइडेंटिकल रिंग है, एक आइडेंटिकल रिंग है, तो इसमें करंट आई डालेंगे तो मैक्सिमम फ्लक्स यहाँ से आएगा, इसके तो फ्लक्स कम आएगा, तो इसमें करंट डालेंगे इसमें फ्लक्स लेंगे तो बेटा म्यूचुअल फ्लक्स आएगा, इसको जितना दूर करते रहेंगे इसमें फ्लक्स कम होता रहेगा, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कम, फ्लक्स जितना बढ़ता रहेगा, तो इसको मैं थोड़ा पास लेके आता हूँ और एक बार क्या करता हूँ बिल्कुल इसके ऊपर ही रख देता हूँ, उस रिंग को दोनों आइडेंटिकल है, तो उसमें फ्लक्स कितना आ जाएगा, जितना दूसरे में सेल्फ फ्लक्स है इसमें म्यूचुअल फ्लक्स भी उतना आ जाएगा, सेम आई पे सेम फ्लक्स रहेगा, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके बराबर आएगी, सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर आएगी। तो अगर दो लूप्स एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सेम साइज रख दीजिए तो म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम के बराबर आता है, जरा भी गैप हो तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कम हो जाता है। जब भी दो आइडियल लूप्स बिल्कुल एक दूसरे से टच करा के रखी जाती है, इसे बोलते हैं टाइटेस्ट फॉर्म ऑफ कपलिंग या आइडियल कपलिंग बोलते हैं इसको, दूर रखेंगे तो दोनों की फील्ड कपल नहीं हो सकती, उतनी ज्यादा कम होती है। तो बेटा एलआर सर्किट्स के कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, एलआर सर्किट के कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। तो बेटा यहाँ पे हम फिर से वही काम करना शुरू करते हैं, यहाँ पे हम फिर से वही काम करना शुरू करते हैं। मैं बस इस पे एक ही क्वेश्चन दूंगा, आज सर्किट्स में काफी क्वेश्चन करा रखे हैं। तो बेटा बिल्कुल उसी तरह से इक्वेशन ऑफ current in transient LR
circuits, intransient LR circuits. मुझे अगले चैप्टर के लिए कुछ डिस्कशन करनी है, इसलिए मैं इसको छोड़ रखा था। बेटा एलआर सर्किट्स और इस पे एक डिस्कशन बची हुई है, ताकि हमें डिस्प्लेसमेंट करंट जब भी करना हो उसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जाके है। यहाँ पे एक ग्रोथ सर्किट है, ये एक ग्रोथ सर्किट है, ये बैटरी है, इसका ईएमएफ ई है, ये रेजिस्टेंस आर है और ये इंडक्टर है एल। यहाँ पे की रखी हुई है, की। जैसे की को प्रेस करते हैं, इफ की इज प्रेस्ड, इफ key is pressed at t is equal to 0, current at any time t, current at any time t, I will be equal to I naught 1 minus e raised to minus RT by L। बेटा बिल्कुल कैप्चर इक्वेशन है, तो मैं इसको लिखना शुरू करता हूँ, a plus b e raised to minus t by tau। tau क्या होगा? टाइम कांस्टेंट। tau क्या होगा? तो यहाँ पे tau आएगा टाइम कांस्टेंट, कितना आ जाएगा? L by R। टाइम ईएमएफ पे डिपेंड नहीं करता, टाइम ईएमएफ पे डिपेंड नहीं करता है, टाइम ईएमएफ पे, टाइम कांस्टेंट ईएमएफ पे डिपेंड नहीं करता है। तो किसी भी सर्किट का अगर टाइम कांस्टेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे? सारे ईएमएफ को जीरो करेंगे। अगर उसमें एक इंडक्टर है, सर्किट की रेजिस्टेंस निकालेंगे, अक्रॉस सर्किट की रेजिस्टेंस निकालेंगे, सर्किट की हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, बिल्कुल वही फॉर्मूला है, अभी मैं लिख रहा हूँ। तो बेटा t इज इक्वल टू 0 पे ये कितना आएगा? a प्लस b, तो a प्लस b इज द करंट, t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे बेटा 0 हो जाएगा, a इज स्टेडी स्टेट करंट, तो a प्लस b यहाँ पे क्या आ जाएगा? a प्लस b इज करंट at t is equal to 0, a is current at t tending to infinity। तो यहाँ पे करंट को हम देखते हैं, करंट एज फंक्शन ऑफ टाइम क्या आएगा, हम कुछ डिस्कशन करते हैं। करंट एज फंक्शन ऑफ टाइम क्या आएगा? इंडक्टर क्या कर रहा है? करंट की ग्रोथ को बढ़ा रहा है, करंट की ग्रोथ को अपोज कर रहा है। अगर इंडक्टर नहीं होता, करंट सीधा 0 से ई बाय आर पे आता, करंट सीधा क्या करता है? 0 से ई बाय आर पे आता। अब किस पे आएगा? ई बाय आर पे, काफी समय लेने के बाद t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं करंट जैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब मेरी दूसरी बात को ध्यान से सुनना, करंट जैसे बढ़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बढ़ रही है। तो लोग बोलते हैं इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी होती है हाफ एल स्क्वायर। इंडक्टर के अंदर किसी भी टाइप पे मैग्नेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एल स्क्वायर। ध्यान रखना, ये इंडक्टर के अंदर नेट एनर्जी नहीं है, ये इंडक्टर के अंदर नेट एनर्जी नहीं है। जैसे करंट बढ़ रहा है, कल मैं जानबूझ के वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल रहा था, मुझे पता है समझ में नहीं आएगा, फिर भी जानबूझ के बोल रहा था। तो ऐसा नहीं मुझे समझ में नहीं आता कि, बट वो बोल रहा था कुछ चीज माइंड में डालनी थी मुझे, ताकि बाद में जाके हम उसको पूरा पकड़ पाए। मैं बोल रहा था नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क कर रही है, तो अब ध्यान से देखते हैं क्या हो रहा है। जैसे करंट बढ़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड टाइम से चेंज करे इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। तो मैग्नेटिक एनर्जी कितनी? हाफ एल स्क्वायर। तो मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, जब भी मैग्नेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। एक टाइम आएगा स्टेडी स्टेट करंट आ जाएगा, करंट बनना बंद हो जाएगा, करंट बढ़ना बंद हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होनी बंद हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो इंडक्टर के अंदर कौन सी होती है? इंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी दोनों होती है। तो अगर उसमें करंट कांस्टेंट है तो नेट एनर्जी हाफ एल स्क्वायर आएगी। तो यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, इंडक्टर के अंदर अगर करंट कांस्टेंट है तो नेट एनर्जी हाफ एल स्क्वायर है, नहीं तो मैग्नेटिक एनर्जी हाफ एल स्क्वायर है। मैग्नेटिक एनर्जी हमेशा हाफ एल स्क्वायर रहेगी, मैग्नेटिक एनर्जी हाफ एल स्क्वायर रहेगी। इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी भी हो सकती है। तो बेटा इसका फॉर्मूला ये लिखते हैं, इसका फॉर्मूला ये लिखते हैं। तो टाउ इज टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट, टाउ इज टाइम कांस्टेंट ऑफ
सर्किट। इस पे वही थ्योरी है, टाइम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईएमएफ। टू फाइंड टाइम कांस्टेंट सेट ऑल ईएमएफ टू 0 एंड फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस इंडक्टर। तो टू फाइंड, तो वही लिख लेते हैं, टू फाइंड टाइम कांस्टेंट set all EMF to 0 and find effective resistance across inductor। तो बेटा टाइम कांस्टेंट क्या आ जाएगा? तो टाइम कांस्टेंट क्या आ जाएगा? टाइम कांस्टेंट विल बी इक्वल टू L इफेक्टिव बाय R इफेक्टिव। ये फॉर्मूला सिर्फ तभी लगा सकते हैं जब एक इंडक्टर हो। तो सारी इमेज को 0 डाल दीजिए, उस इंडक्टर्स को काट दीजिए, उसके क्रॉस सारे रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, वो आएगा R इफेक्टिव। अगर एक से ज्यादा इंडक्टर है तब यूज कर सकते हो जब सारे इंडक्टर को सीरीज और पैरेलल में लो। सर्किट्स में म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं लेनी, सर्किट में म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं लेनी है। तो क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें आपको करंट एज फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, उसमें आपको करंट एज फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। बेटा एक सिंपल सा दूंगा और एक टफ सा दूंगा। तो बेटा स्टैटिस्टिक में देखना है, यहाँ पे आप साफ देख सकते हो T इज इक्वल टू dt है, क्योंकि करंट कांस्टेंट है, फ्लक्स कांस्टेंट है, इसके अंदर ईएमएफ नहीं है, तो इसके क्रॉस पीडी कितना है? 0। इसके क्रॉस पीडी कितना है? 0। तो इस बात को ध्यान से देखना है, इसके क्रॉस पीडी कितना है? 0। तो डी बाई डी ऐसे करके डिक्रीज कर रही है। तो ये ग्राफ जो बना हुआ है डी बाई डी डिक्रीज कर रही है, तो इसके क्रॉस ईएमएफ और पीडी डिक्रीज कर रही है। ये पीडी प्लस ये पीडी के बराबर आएगी। तो करंट इंक्रीज करता जा रहा है, साफ दिखाई दे रहा है, ये पीडी बढ़ रही है तो ये पीडी कम होगी। करंट बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ से देख सकते हो ये पीडी प्लस ये पीडी के बराबर है, तो रेजिस्टेंस के क्रॉस पीडी बढ़ती जाती है और इंडक्टर के क्रॉस पीडी कम होती जाती है। आरसी सर्किट में आर के क्रॉस पीडी कम होती जाती है, कैपेसिटर के क्रॉस पीडी बढ़ती जाती है, क्योंकि चार्ज बढ़ता रहता है। चार्जिंग सर्किट में डिस्चार्जिंग में उल्टा होता है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस लेते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं और आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। तो हमारा इंडक्टर्स का पूरा काम खत्म हो गया, इंडक्टर्स का पूरा काम खत्म हो गया। Key is pressed at t is equal to 0 in both circuits. In both circuits, find current as function of time. तो बेटा ध्यान रखना, आरसी सर्किट्स में मैं क्या बोलता कैपेसिटेंस ले लो, बाकी तो आरओस का सर्किट उसको एक बैटरी मान सकते हैं। एलआर सर्किट्स में अगर बैटरी लूप आए, एलआर सर्किट्स में अगर बैटरी लूप आए तो एक ये मेथड भी कर सकते हो, ये दूसरा सबसे सेफ मेथड है, या सबसे सेफ मेथड है ये तामझाम से बचने के लिए। ये तामझाम बताया था, इससे बचने के लिए अब आरसी सर्किट में कैपेसिटर को छोड़ के बाकी सबको एक बैटरी मान लो, इंडक्टर्स में छोड़ के, इंडक्टर सर्किट में छोड़ के बैटरी मान लो, तो आप कैसे भी चौक कर सकते हो, कैसे भी चौक कर सकते हो। तो दोनों मेथड्स ट्राई करना है, जो पहले बताया था और ये बताया था। तो मेथड्स तो मैंने काफी बता दिया आपको, आर 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 और ये एल। तो इसको मैं पहले मेथड से जो बताया था कर दूंगा। बेटा इसका ईएमएफ ई है, ये सर्किट है, ये रेजिस्टेंस आर, ये 2R, ये 2R, ये R और ये आइडियल इंडक्टर। तो अपन क्या करेंगे बेटा, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? a प्लस बी ई रेज़ टू माइनस टी बटा हो। ये आरसी सर्किट में लगता है, एलआर में लगता है। तो a प्लस बी वहां पे क्या था? चार्ज एट इज 0, यहाँ पे क्या आएगा? करंट इज 0। a क्या था वहां पे? चार्ज एट इज 0, यहाँ पे क्या आएगा? करंट इज 0। t वहां पे क्या था? टाइम कांस्टेंट, यहाँ पे टाइम कांस्टेंट, वहां पे टाइम कांस्टेंट आरसी था, यहाँ पे क्या आएगा? एल बाय आर। यहाँ पे टाइम कांस्टेंट क्या आएगा? एल बाय आर। यहाँ पे टाइम कांस्टेंट क्या आएगा? एल बाय आर। तो आपको क्या करना है, t इज इक्वल टू 0 पे
तो बेटा पहले कॉन्सेप्ट में डालता हूँ, t इज इक्वल टू 0 पे इंडक्टर के थ्रू करंट a प्लस बी क्या है, करंट तो इंडक्टर है, t इज इक्वल टू 0, तो बेटा करंट नहीं है, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, तो बेटा इसके थ्रू करंट बढ़ना शुरू होगा, इसके थ्रू करंट बढ़ना शुरू होगा। तो जब करंट मैक्सिमम हो जाएगा, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे स्टेडी स्टेट पहुंच जाएगा, इसके थ्रू करंट कांस्टेंट हो जाएगा, यानी इसके क्रॉस पीडी 0, यानी कि इसके क्रॉस पीडी 0। अब काफी मेहनत करनी पड़ेगी, तो a निकालिए, या दूसरा काम कीजिए, बेटा इतने पूरे को एक बैटरी मान लो और इक्विवेलेंट बैटरी से रिप्लेस कर दो, सबसे बड़ी मेथड। इतने पूरे को, तो जब भी मल्टीपल एरर सर्किट्स है, अब मुझे थ्योरी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो मैंने जो इक्विवेलेंट बैटरी का सिस्टम दिया था, इक्विवेलेंट बैटरी का सिस्टम करंट वेक्टर्स में दिया था, वो क्यों दिया था, इसमें से किसी भी टाइप का करंट निकालना है, कोई भी आर और पैट इसके सर्किट को एक सोर्स ऑफ ईएमएफ मान सकते हैं, इसको एक ईएमएफ से रिप्लेस कर दो, इंडक्टर को छोड़ के बाकी सबको एक सोर्स ऑफ ईएमएफ से रिप्लेस कर दो, और बेटा दोनों में करंट का फंक्शन टाइम निकाल लो, जिसके पास टाइम बचा है इस मेथड से भी करके देख लेना, दोनों ही अच्छे मेथड है, दोनों ही अच्छे मेथड है। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा, और बेटा कुछ चार्ज के सर्किट्स है, चार्ज फ्लो करता है, रॉड्स मूव करती है, वर्क डन मैग्नेटिक फील्ड, तो मैंने शुरू में एक बात बोली थी, मैग्नेटिक फील्ड द्वारा वर्क नहीं होता है, बट यहाँ पे मैग्नेटिक ईएमएफ जो भी है वो मैग्नेटिक फील्ड द्वारा किया गया वर्क है, तो अब इस कंट्रोवर्सी को भी रिजॉल्व करना है। तो एक लेक्चर में हम ये सब करेंगे, एक या दो लगेंगे, उसके बाद एसी और मॉडर्न फिजिक्स। मैत्रे शाम को ही आना, मैत्रे बेटा दोपहर तक मत आना बेटा, शाम के बाद ही आना बेटा, बंद कर रहा हूँ।